हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सुनील मिश्रा नाम है हमारा और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ट्रांसक्रिप्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड कवर होगी। 1 घंटे आप अपने हमें दीजिए ट्रांसक्रिप्शन। हम आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी कितना भी कंसेप्चुअल पूछा जाए। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और अगर कॉपी पेन आपके पास हो तो आप लगे हाथ इसको नोट डाउन करते जाइए ताकि आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर रहे। रेप्लिकेशन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है तो उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करें तो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर और यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रैंड में एक तो अपोजिट पोलैरिटी होगी, 3:5, 5:3, ये सब बातें हो चुकी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 3:5' को हमेशा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, इसी के पास केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी बच्चों, जबकि 5:3 को हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाएगा, इसके पास कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ कोडिंग स्ट्रैंड के पास कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, यहाँ पर नॉन कोडिंग के पास ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो आप बताओ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके पास होगी, जिस स्ट्रैंड के पास होगी, वही तो हमेशा मैसेज को आगे कोड करेगा, वही रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता क्या है, पहले तो ये बताया जाए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल अगर हो, उससे एमआरएनए या फिर आरआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए, एसएनआरएनए किसी भी प्रकार का, तो इसका मतलब ये है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल से स्टूडेंट जब भी आरएनए बनाएंगे, एक सिंपल लाइन याद रखिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल से जब भी आरएनए बनाएंगे दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। अब सवाल ये है कि ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए डीएनए को देख के, डीएनए के नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को देख के हमें आरएनए बनाना है। तो बोले सर आरएनए तो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। हाँ, बेसिकली आरएनए जो है वो हमेशा बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड ही यहाँ पर होगा। क्यों? केवल एक ही स्ट्रैंड जब गया ही है डीएनए का नॉन कोडिंग वाला ट्रांसक्रिप्शन में, तो आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। तो पहली लाइन ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल से के नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए का बनाना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। सवाल यह है डीएनए के दूध का आरएनए बनाना है तो हमें यहाँ पर एंजाइम चाहिए। बोले हाँ एंजाइम चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट, इसको देख के बनाना है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक सिंपल एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पिछले वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में बता भी रखा है। प्राइमेज इसका एक नाम होता है, एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज और एक होता है सेवेरो ओकोआ एंजाइम। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, और ये आरएनए बनाता है। अब सवाल ये है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए जो है यहाँ पर जितने भी प्रकार के होते हैं, चाहे वो मैसेंजर है, ट्रांसफर है, राइबोसोमल है, या फिर हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए है, या फिर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। तो कुछ प्रोकैरियोट में और कुछ यूकैरियोट में, कुछ दोनों में। तो हमने कहा यहाँ पर एमटीआर मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये दोनों के अंदर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर आरएनए को बनाने के लिए ये एंजाइम काम आएगा, ठीक है। लेकिन एसएनआरएनए का फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स आरएनए के, दैट इज कॉल्ड द एसएनआरएनए। एचएनआरएनए का मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए का मतलब क्या है। हेट्रो मतलब डिफरेंट है और न्यूक्लियस के अंदर बनेगा ये आरएनए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रो का मतलब डिफरेंट क्या है, एक्सॉन और इंट्रॉन जिस आरएनए में दोनों प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड द एचएनआरएनए। लेकिन कभी भी ये एक्टिव नहीं होगा। तो अब याद रखिए यूकैरियोट के अंदर और प्रोकैरियोट के अंदर, दोनों के अंदर मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल, एमटीआर दोनों में बनेगा, लेकिन एसएनआरएनए, एचएनआरएनए केवल यूकैरियोट के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के एक सिंपल डेफिनेशन, वहां पे लगने वाले एंजाइम। सवाल यहाँ ये है कि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक यहाँ पर आरएनए बना रहे हैं और वो भी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से, तो एक सिंपल सी बात है टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड से अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड में जा रहे हैं, डीएनए से आरएनए जा रहे हैं, बिल्कुल 100% सही बात है। इसका मतलब ये है कि इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी कॉम्प्लीमेंटरिटी, मतलब ये कॉम्प्लीमेंटरिटी पे बेस्ड है कि जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए है उसको हम देखेंगे और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस को हम जोड़ते चले जाएंगे, पॉलीमराइज करते जाएंगे, किसकी हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से।
फिर सवाल आया कि सर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, 5:3 डायरेक्शन में हमेशा कैटालाइज करेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज 5:3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करता है बेटा। तो हमने ये कहा यहाँ पर एंजाइम आ गया, एंजाइम की डायरेक्शन आ गई, बेस्ड ऑन ट्रांसक्रिप्शन इज मेनली बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो सवाल ये कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब क्या है, प्यूरिन पेरिमिडीन से, पेरिमिडीन प्यूरिन से। तो हमने कहा बेटा एडेनिन जो है वो थाइमिन से, क्योंकि आरएनए है तो आरएनए में थाइमिन होगा नहीं, अगर डीएनए में एडेनिन है तो उसका आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन नहीं बल्कि उसकी जगह पे कौन आएगा, यूरेसिल। तो आप बताएं, केवल ये अंतर आपको नजर आएगा कि जब एडेनिन डीएनए में होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो आरएनए में क्या आएगा, यूरेसिल, थाइमिन नहीं आएगा क्योंकि थाइमिन आरएनए में नहीं होता। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैक्सिमम बच्चा गलत करता है स्टूडेंट, वो ये है कि थाइमीन जो है वो एडेनिन से पेयर अप होगा। अगर डीएनए में थाइमीन है तो आरएनए में एडेनिन ही आएगा, क्योंकि इस बात को ध्यान रखिए, बच्चे को लगता है थाइमीन की जगह तो यूरेसिल आएगा, बेटा टी यू से नहीं बल्कि टी ए से, बल्कि ए जो है वो यू से होगा, ए टी से नहीं होगा। जी और सी ये अपने आप ही होंगे। तो आप कॉम्प्लीमेंटरिटी में ध्यान रखिएगा, ए टी से पेयर अप नहीं होगा बल्कि ए यू से होगा। लेकिन टी अगर डीएनए है तो वो हमेशा एडेनिन से ही आरएनए में यहां पर पेयर अप होगा। तो हमने कहा यहां पर एंजाइम पता चल गया, बेसिस पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गई, डेफिनेशन पता चल गई, टाइप ऑफ एमआरएनए पता चल गए, टीआरएनए, आरआरएनए ये पता चल गया, एसएनएचएन कहां होंगे ये भी पता चल गए। सवाल ये है पॉलीमराइज करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन में सबस्ट्रेट भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। अब सवाल ये है सबस्ट्रेट जो है वो कौन होंगे भाई, अगर आप एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे में जा रहे हो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही बनाओगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आरएनए के अंदर अगर देखा जाए तो राइबोस शुगर होगी, तो इसका मतलब राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं, जिसमें एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, लेकिन टीटीपी नहीं है क्योंकि थाइमिन नहीं होता है। अब आप बताइए यहाँ पर 3-3 फॉस्फेट हैं, जबकि हमेशा की तरह जैसा आपने रेप्लिकेशन वाले वीडियो में देखा था कि वहां पर भी हमेशा दो जो टर्मिनल फॉस्फेट हैं वो हाई एनर्जी फॉस्फेट है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पे 2 टर्मिनल जो फॉस्फेट है, 2 टर्मिनल जो फॉस्फेट है वो क्या है, हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। यहाँ पर बोला जा सकता है हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। आप बताओ यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, एनर्जी, और सबस्ट्रेट की तरह यूज भी हो जाएंगे। तो 2-2 फॉस्फेट निकल जाएगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, मोनोफॉस्फेट, 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 मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट हो गई, मिल गया, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई, डुअल पर्पज ये सर्व करेगा, और बेस किस पे है, कॉम्प्लीमेंटरिटी पे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, टी जब डीएनए में होगा तो आरएनए में क्या आएगा, एडेनिन, और साथ में एसएनएचएन आरएनए, एसएनएचएन आरएनए ये केवल यूकैरियोट में होगा, प्रोकैरियोट में कभी भी नहीं बनेगा, प्रोकैरियोट में कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एन का मतलब बच्चों न्यूक्लियर है, और न्यूक्लियस कभी भी प्रोकैरियोट में नहीं होता, जबकि एमटीआर जो है वो दोनों के अंदर, प्रो और यू दोनों में बनेगा। अच्छा, वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड से अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड, केवल नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ही हमेशा आरएनए बनाने में या ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। फिर आप कहोगे सर आरएनए नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ही क्यों जाएगा ट्रांसक्रिप्शन में, तो आंसर है, पहला एक बेसिक आंसर है, लेकिन इसके बारे में 2 कारण और देंगे। यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके पास होगी वही तो एमआरएनए बनाएगी, आरएनए बनाएगा। तो हमने कहा हाँ, केवल नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हैविंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हिच इज द 3:5 एंड ओनली अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर आता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो इसके मेनली 2 रीजन है बच्चों। यहाँ पर इन दोनों रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन पहले। तो हमने कहा सबस्ट्रेट हो गया, एनर्जी हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो गया, बेसिस हो गया, और साथ में हमने बता दिया कि किससे क्या बनेगा। ठीक है, सवाल ये आया कि एक बात बताइए सर, एक बात बताइए कि जब रेप्लिकेशन हम लोग कराते थे तो क्या होता था, पूरा का पूरा डीएनए गेट्स डुप्लीकेटेड हो जाता था, लेकिन क्या यहाँ पर भी पूरा का पूरा लेंथ ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में चला जाएगा? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर वहां पे तो पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता था और दोनों स्ट्रैंड चले जाते थे, यहाँ पर केवल एक जाएगा। और खास बात क्या है कि पूरा का पूरा लेंथ ऑफ डीएनए कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाएगा, पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाएगा बेटा, हमेशा ए पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ऑलवेज अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन। अब आप कहोगे सर उस पर्टिकुलर रीजन या सेगमेंट की बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी कि उस सेगमेंट को हम कैसे पहचानें या कैसे उसको मार्केट करें। एनसीईआरटी
एनसीईआरटी लिखती है कि हमें उसकी बाउंड्री को डिमार्केट करना बहुत जरूरी है जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जा रहा है, बोले बिल्कुल करना जरूरी है। तो दैट पर्टिकुलर रीजन और सेगमेंट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसे क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब आप बताओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर बात करें तो हमें, अगर मैं मान लूं कि यहां से लेके यहां तक, एक एग्जांपल के तौर पे यहां से लेके यहां तक, तो ये पर्टिकुलर रीजन या सेगमेंट ही तो हो गया। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट अगर एक मैं पढ़ लूं तो बाकी पूरे डीएनए में कहीं भी सेगमेंट अगर ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा तो हमें पता रहेगा। तो हमने कहा पर्टिकुलर रीजन या सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह वर्क करेगा। तो बोले सर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमें समझ में नहीं आया। अरे यार ऐसा रीजन या सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जा रहा है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो बोले सर हमें इसी टुकड़े को जरा बड़ा करके दिखाइए, अच्छे से दिखाइए कि इसमें इस यूनिट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आइए मैं इसी टुकड़े को एज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहां पर जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे बना देता हूं बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। तो आप बताओ यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो बोले सर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, कोई भी अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी तो उसमें एक होगा प्रमोटर और एक होगा टर्मिनेटर। नाम से आप जान रहे हैं यहां पर एक होगा प्रमोटर, एक होगा टर्मिनेटर। आप बताओ प्रमोटर का मतलब क्या है, स्टार्ट करने वाला, प्रमोट करने वाला, शुरुआत करने वाला, इनिशिएट करने वाला, जहां से ओरिजिन होगी ट्रांसक्रिप्शन की वो साइट बोली जाएगी प्रमोटर रीजन। ओके, तो डीएनए का ये वाला टुकड़ा जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ले जा रहे थे, इसी को मैंने डिटेल में यहाँ पे बना दिया है। तो जब यहाँ बनाया तो यहाँ पर हमें नजर आया कि किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर होता है, एक टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर किस काम के लिए होता है, सबसे पहला प्रमोटर काम क्या करता है, प्रमोटर का मतलब प्रमोट करना, स्टार्ट करना, ओरिजिनेट करना, शुरुआत वहां से करना, इनिशिएट करना। तो इसका मतलब मैंने बोला कि प्रमोटर पे जो है, प्रमोटर से ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। बिल्कुल, तो यहां पर मैंने लिख रखा है स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहां से होगा बच्चों, प्रमोटर से। ओके, बोले सर ट्रांसक्रिप्शन को करने वाला एंजाइम तो है आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है स्टार्ट कहां से करेगा, तो बोले सर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से करेगा। तो बोले प्रमोटर पर ही बाइंड होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। तो बोले सर प्रमोटर की एक खास बात, प्रमोटर नाम से क्या है, इनिशिएशन, ओरिजिन, स्टार्टिंग साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यही होगा। और साथ में स्टार्ट कौन कराता है, एंजाइम मैंने बता रखा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सो देयर इज द बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा कहां जुड़ेगा स्टार्ट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रमोटर रीजन पर ही जुड़ता है। तो बोले सर इसका मतलब हम कैसे समझें प्रमोटर रीजन किधर होगा। बेटा ध्यान रखिए, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में। यहां पर एक कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग होता है। तो 3:5 को हमने क्या बोल रखा है, नॉन कोडिंग, और 5:3 को हमने क्या बोल रखा है, कोडिंग। और यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा तो कोडिंग स्ट्रैंड से हम ऑल रेफरेंसेस को लेते हैं। सारे रेफरेंसेस कहां से लिखे जाएंगे, ऑल रेफरेंसेस आर फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि कोडिंग स्ट्रैंड कभी कुछ भी कोड नहीं करता है। तो आप बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला जो स्ट्रैंड जा रहा है 5:3, यहां पर 5' एंड पे कौन सैचुरेटेड है, यहां पर प्रमोटर, और 3' एंड पे कौन सैचुरेटेड है बेटा, ये टर्मिनेटर। तो हमेशा आप 5:3 या प्रमोटर की पोजीशन या टर्मिनेटर की पोजीशन ऑलवेज डिफाइन किसके रेफरेंस से करेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड से ही करेंगे। और कोडिंग स्ट्रैंड कौन होता है, 5:3। तो आप बताओ प्रमोटर हमेशा कहां होगा, 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे होगा। और खास बात ये है स्ट्रक्चरल जीन, यहां पर अगर बोला जाए स्ट्रक्चरल जीन के पहले होगा, तो स्ट्रक्चरल जीन के पहले होगा सो कॉल्ड एज द अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। तो तीन चीजें मैंने बताई, प्रमोटर रीजन क्या होगा, इसी चीज को मैंने बड़ा करके वहां लिखा है। प्रमोटर रीजन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग यहां से होगी, ओरिजिन या फिर इनिशिएशन होगा। कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, तो यहीं पर बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज। और प्रमोटर रीजन कहां सिचुएटेड होता है, हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे होता है। जितने रेफरेंस लिए जाएंगे कन्वेंशन के लिए वो 5' या 3' जो भी लिया जाएगा वो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड से ही लिया जाएगा। तो हमने कहा ये स्ट्रक्चरल जीन के पहले है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, अपस्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट आता है टर्मिनेटर रीजन। बोले सर टर्मिनेटर नाम बता रहा है खत्म होना, एंड होना, फिनिश होना या रोक देना। तो टर्मिनेट करने का मतलब ये है कि यहां पर एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब यहां से शुरू होगा प्रमोटर से और टर्मिनेटर पे खत्म होगा। तो बोले ठीक है, एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन समझ आया, लेकिन ये बताओ ये किस एंड पे होगा। तो बोले सर 3'। बोले सर अंडरस्टूड है क्या कि कोडिंग स्ट्रैंड समझ जाएंगे, हाँ बिल्कुल। तो अगर टर्मिनेटर जिधर होगा वो 3' ऑफ द कोडिंग ही होगा, प्रमोटर जिधर होगा वो हमेशा 5' ऑफ द कोडिंग होगा। अब आप कहेंगे सर जिधर प्रमोटर वो 5', हाँ
या फिर जिधर कोडिंग का 5' उधर ही प्रमोटर होगा। दोनों चीजें आपस में ये चीज ध्यान रखनी है। प्रमोटर और टर्मिनेटर डिफाइन करते हैं कोडिंग और नॉन कोडिंग स्टैंड को, और 5' और 3' हमेशा कोडिंग स्टैंड का डिफाइन करता है पोजीशन ऑफ दी प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। तो बोला गया यहां पर ये स्ट्रक्चरल जीन के बाद में है, सो कॉल्ड एज द डाउन स्ट्रीम। क्या है? डाउन स्ट्रीम। तो प्रमोटर अप स्ट्रीम पे होता है, टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम पे, और यहां पर ये 5' पे होता है कोडिंग के, ये 3' एंड पे। ये शुरू करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ये एंड करता है। अगले नंबर पे हमने सवाल किया कि सर एक बात बताइए, यहां पर स्ट्रक्चरल जीन के पहले है प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बाद है टर्मिनेटर। बोले हाँ सर। तो बोले कि यहां पर स्ट्रक्चरल जीन जो है वो दोनों तरफ से घिरी हुई है, फ्लैंक्ड है। एक वर्ड एनसीईआरटी यूज करती है, स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड विद प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। हाँ बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चरल जीन घिरी होती है प्रमोटर और टर्मिनेटर से, दोनों तरफ से। या मैं ऐसे कह दूं, इस प्रमोटर रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन फ्लैंक्ड द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब दोनों अगल बगल लटके होते हैं। तो बोले ठीक है, प्रमोटर और टर्मिनेटर समझ में आ गया, काम समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गई, रेफरेंस समझ में आ गया। अब बोला ये गया कि यहां पर प्रमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, टर्मिनेटर हो गया। तो हमने कहा यहां पर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर एक प्रमोटर होता है बेटा, और स्ट्रक्चरल जीन होती है, और एक टर्मिनेटर होता है। तो मैंने एक वर्ड जो है वो प्रमोटर और टर्मिनेटर पे यूज किया, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन पे यूज नहीं किया। तो आप देखो, एक प्रमोटर रीजन हमेशा होगा, एक टर्मिनेटर रीजन हमेशा होगा। फिर स्ट्रक्चरल जीन की जब बात आती है तो ये बात आप जानते हो, अगर स्ट्रक्चरल जीन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन, अगर एक है तो क्या बोलेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है तो क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक, और ये किसके अंदर होगा, यूकैरियोट। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन है या सिस्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और ये कहां होगा, प्रोकैरियोट के अंदर। तो आप बताओ, किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन एक या एक से ज्यादा होती है, डिपेंड करता है वो प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चरल जीन है या यूकैरियोट का। तो यहां पर ये स्ट्रक्चरल जीन एक से, इसीलिए स्ट्रक्चरल जीन के आगे एक मैंने वर्ड नहीं लगाया। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे बोलेंगे, मतलब जो यहां दिख रहा था वो एग्जैक्टली ऐसा था, जिसमें प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन थी। तीनों के काम बता दिए। स्ट्रक्चरल जीन ही वह रीजन है, ना तो प्रमोटर के ट्रांसक्रिप्शन से कभी कुछ बनेगा, ना टर्मिनेटर के ट्रांसक्रिप्शन से कभी कुछ बनेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन जो है वही एरिया हमेशा ट्रांसक्रिप्शन में जाके एमआरएनए बनाएगा और वही आगे चल के पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा। तो बोले ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, आप बताओ प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए, इतने बड़े सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए मे बी, हमेशा जरूरी नहीं है, अगर यहां पर चाहें तो मे बी एक स्विच देना पड़ेगा। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए क्या चालू करना है, बंद करना है, तो उस स्विच को क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। क्या बोला जाएगा, ऑपरेटर। तो मैंने क्या बोला, ऑपरेटर रीजन हमेशा होगा, ये जरूरी तो नहीं, लेकिन ऑपरेटर रीजन हो भी सकता है। बिना देखो, बहुत सिंपल, अगर स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन है, ऑपरेटर और रेगुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है या प्रोकैरियोट के अंदर बेसिकली अगर बोला जाए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, तो उतने बड़े सिस्टम या स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यहां पर एक ऑपरेटर रीजन होता है, या और एक इन सब को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, रेगुलेटर रीजन। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटर रीजन और रेगुलेटर रीजन जो है वो प्रमोटर रीजन के अप स्ट्रीम भी हो सकता है और डाउन स्ट्रीम भी हो सकता है, मतलब प्रमोटर के पहले और बाद किसी भी तरफ हो सकता है। तो मैंने क्या किया, प्रमोटर के पहले क्या बनाया, रेगुलेटर, मतलब अप स्ट्रीम, और बाद में इसके इधर क्या बनाया है, टर्मिनेटर, ये ऑपरेटर रीजन, तो ये क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। तो आप ये कहेंगे कि ये दोनों जरूरी तो नहीं, लेकिन कई बार इस कॉम्प्लिकेशन से निपटने के लिए यहां पर ऑपरेटर, रेगुलेटर की जरूरत होती है। तो क्या मैं बोल दूं रेगुलेटर और ऑपरेटर एसेसरी हैं? हाँ, क्या उतने ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है, हो सकते हैं या होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर मैंने कहा प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये तीन कंपोनेंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जरूर होंगे, लेकिन यहां पर रेगुलेटर, ऑपरेटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जो प्रमोटर के अप और डाउन स्ट्रीम पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एक सवाल ये आया कि यहां पर सर रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और टर्मिनेटर, ये तो एक डीएनए के सेगमेंट में एक रीजन है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है,
क्या ये कोई mRNA बनाएंगे? कभी नहीं। क्या ये कोई प्रोटीन बनाएंगे? कभी नहीं। क्या ये ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे? कभी नहीं। तो आप ये कहोगे सर ये फिर जीन बोल सकते हैं क्या? लूज वर्डिंग्स में आप इसे रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और टर्मिनेटर जीन, जीन इज इक्वल टू डीएनए फ्रेगमेंट या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो लूज वर्डिंग्स में आप जीन बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये कभी भी किसी प्रोटीन या आरएनए को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग रीजन, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कभी भी कुछ बनाते नहीं है। बनाने वाला कौन होगा? स्ट्रक्चरल जीन। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक सवाल और, मेरा मन कर रहा है, ऐसे ही मैं एक केस लेता हूं, मेरा मन कर रहा है कि प्रमोटर रीजन को इधर से उठा के इधर पटक दूं और टर्मिनेटर की जगह और टर्मिनेटर रीजन को इधर ला दूं। तो बोले सर कैसे? बोले ऐसे कि प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर ला दूं और टर्मिनेटर की जगह प्रमोटर ला दूं। तो इसका मतलब प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन में पोजीशन को रिवर्स कर दिया जाए अगर, तो क्या होगा? यहां पर आया है क्या? इफ। क्या आया है? इफ। तो इसका आंसर है बेटा कि यहां पर डेफिनेशन ऑफ कोडिंग स्टैंड और नॉन कोडिंग स्टैंड जो है वो भी रिवर्स हो जाएगी। बोले सर कैसे? मैं इसी सेम स्टैंड को 3:5 और 5:3 स्टैंड को बनाता हूं। यहां पर सेम यही 3:5, यहां भी 3:5, यहां 5:3, सेम 5:3। अब मैंने क्या किया, यहां पर प्रमोटर था, यहां टर्मिनेटर ला दिया और यहां पर टर्मिनेटर लाया और जहां पे टर्मिनेटर था वहां पर प्रमोटर ला दिया। अब आप बताओ क्या होगा? सर हमेशा प्रमोटर जो है वो 5' ऑफ कोडिंग पे होता है, तो सर प्रमोटर अगर इधर है तो ये जो 5' है ये किसका होगा? कोडिंग स्टैंड का, अपने आप डिफाइन हो गया। बोले सर टर्मिनेटर किधर होता है? 3' पे। बोले सर 3' किसका? वो भी कोडिंग स्टैंड का। तो आप बताओ ये वाला ऊपर वाला स्टैंड जो कि पहले क्या था बेटा? नॉन कोडिंग। पहले क्या था? नॉन कोडिंग। अब किस में बदल गया है? कोडिंग स्टैंड। आप बताओ रिवर्स हो गया, जबकि पहले कोडिंग स्टैंड जो था वो अब किस में बदल गया है? नॉन कोडिंग स्टैंड में बदल गया है। तो एक लाइन में सुनिएगा मेरी बात को कि यदि आप प्रमोटर और टर्मिनेटर की जगह को स्विच ऑफ कर देंगे या फिर यहां पर रिवर्स कर देंगे तो कोडिंग और नॉन कोडिंग की डेफिनेशन बदल जाएगी और उसकी पोजीशन बिल्कुल अपोजिट या रिवर्स हो जाएगी, जैसा कि मैंने यहां पर आपको करके बता दिया। बोले ठीक है सर, एक बात बताइए सर, अगर डीएनए का मॉलिक्यूल जो है प्रोकैरियोट में है तो प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस नहीं है, वहां पे तो साइटोप्लाज्म है, तो बोले सर वहीं ट्रांसक्रिप्शन होगा, वहीं ट्रांसलेशन होगा, वहीं रेप्लिकेशन होगा, सब कुछ साइटोप्लाज्म में होगा। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा प्रोकैरियोट में कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन सर यूकैरियोट में तो न्यूक्लियस है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, रेप्लिकेशन जो है ये हमेशा न्यूक्लियस में, जबकि ट्रांसलेशन कहां पर होगा? हमेशा साइटोप्लाज्म में। तो मैंने कहा यहां पर अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन बता दी। अब मैं यहां पर 2 डीएनए बनाऊंगा बेटा। अगर ये प्रोकैरियोट का डीएनए है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहां बनाया है, अगर यही यूकैरियोटिक डीएनए है तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहां बनाया है। बड़े गौर से सुनिएगा, एक एक चीज बहुत स्पेसिफिक समझ में आएगी, पेन पेपर लेके नोट करते रहिएगा। हमने ये कहा अगर ये प्रोकैरियोटिक डीएनए हम मान लेते हैं तो हम इसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को यहां पर पूरा बनाए। तो बोले सर एक प्रमोटर ओके, एक टर्मिनेटर ओके, यहां पर ये जो जीन है वो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, इंट्रॉन्स आर एब्सेंट एंड एक्सॉन 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 ओनली एक्सॉन, मतलब ओनली यहां पर फंक्शनल और कोडिंग पार्ट ही होगा। बोले ठीक। यहां पर 3:5 नॉन कोडिंग, 5:3 क्या होगा? कोडिंग। बोले ठीक सर। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सर। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। बोले ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। बोले हां। सबस्ट्रेट मैंने पहले ही बता दिया, एनर्जी कहां से मिलेगी बता दिया। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार का होता है? तो बोले सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो केवल एक ही टाइप का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ओनली वन टाइप फॉर ऑल बोले तो मैसेंजर ट्रांसफर और राइबोसोमल, हर तरीके का आरएनए जो कि प्रोकैरियोट में बनता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। तो बोले सर सारे आरएनए को यही बनाएगा? बिल्कुल 100% यही बनाएगा और इसी से काम होगा। तो बोले सर इसकी डायरेक्शन क्या होती है पॉलीमराइज करने की? ये हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करता है। शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं
चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो, सब 5:3 डायरेक्शन में काम करते हैं। अगला खास बात, यहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है ये ट्रांसक्रिप्शन को करेगा। बोले हां सर ट्रांसक्रिप्शन करेगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। अब सवाल ये ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप क्या है? बोले सर यहां पर ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप हैं। बोले पहला कौन सा है? वो है इनिशिएशन, लगा दिया। दूसरा क्या है? एलोंगेशन, बता दिया। तीसरा क्या है? टर्मिनेशन। सवाल ये कि इनिशिएशन के लिए तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है, प्रमोटर से होगा, गारंटी बात है। तो बोले सर प्रमोटर रीजन से ही हमेशा क्या होगा यहाँ पर? इनिशिएशन। और 5:3 में होगा और नॉन कोडिंग पे होगा तो हमेशा इधर ही जाएगा। बोले ठीक है। तो बोले यहाँ पर इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। बोले हाँ, तो 3 स्टेप होंगे, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। एंजाइम यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज होगा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। अब सवाल ये कि पहले प्रोकैरियोट में खत्म करते हैं हम लोग फटाफट। सबस्ट्रेट पता है, एनर्जी पता है, एंजाइम पता है, केवल 1 टाइप है और तीनों टाइप के हर टाइप का आरएनए यही बनाएगा। और खास बात ये है हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही कोड करता है या पॉलीमराइज करता है, ठीक है। और किसका करेगा? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर बेटा ये इसको यहां पर ब्रेकिंग भी तो करनी पड़ेगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, भाई बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो बोले सर यहां पर जो ब्रेकिंग ये करेगा ये काम कौन करेगा एग्जैक्टली और कैसे ये तीनों स्टेप को यहां पर अंजाम देगा? बोले कौन कौन सी? इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। सवाल ये कि इनिशिएशन क्या ये कर पाता है क्या? नहीं। एलोंगेशन कर पाता है क्या? हाँ। यह एक ऐसा एंजाइम जो प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज पाया जा रहा है, इसकी अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी बच्चों केवल एलोंगेशन कैटालाइज करने की, ना इनिशिएशन कर पाएगा ना टर्मिनेशन कर पाएगा। लेकिन है तो यही, तो करना इनिशिएशन भी पड़ेगा और यहां पर टर्मिनेशन भी पड़ेगा। बोले सर कैसे? यहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रोकैरियोट में है वो वन एंड ओनली एलोंगेशन, यहां पे कैपेबल टू ओनली एलोंगेशन, सिर्फ और सिर्फ एलोंगेशन करने में सक्षम है। मेरी बात को गौर सुनना, ये इसकी औकात, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी काबिलियत केवल एलोंगेशन को कैटालाइज करने की, पॉलीमराइज करने की है, लेकिन इनिशिएट और टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो बोले सर करवाना तो पड़ेगा। बोले इसके लिए एक जुगाड़ है। बोले क्या? कुछ ऐसा ले आइए जिससे यहां पर यही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को पहचान के इनिशिएशन कर दे और टर्मिनेटर से जुड़ के टर्मिनेशन ऑफ दी ट्रांसक्रिप्शन कर दे। बोले सर 2 फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। बोले कौन कौन से? यहां पर एक फैक्टर आएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो जुड़ेगा बेटा, वो आएगा सिग्मा फैक्टर, जिसे इनिशिएशन फैक्टर बोलेंगे। यहां पर आपने सिग्मा फैक्टर जोड़ दिया, किसके साथ? आरएनए पॉलीमरेज के साथ। दूसरा टर्मिनेशन के लिए जुड़ेगा यहां पर रो फैक्टर और जो टर्मिनेट कर देगा। तो बोले सर प्रोकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज केवल एलोंगेशन को कैटालाइज करने की काबिलियत रखता है, लेकिन हम उसमें सिग्मा जोड़ के इनिशिएट करा लेते हैं और रो फैक्टर जोड़ के टर्मिनेट करा लेते हैं। तो सिग्मा इज द इनिशिएशन फैक्टर, रो इज द टर्मिनेशन फैक्टर। आप बोलेंगे सर क्या परमानेंटली सिग्मा रो जुड़ते हैं क्या? गलत बात। सिग्मा और रो जो है वो हमेशा ट्रांजिएंटली जुड़ेंगे। एनसीईआरटी का वर्ड बता रहा हूं बेटा, हमेशा ट्रांजिएंटली जुड़ते हैं। ट्रांजिएंटली एसोसिएट का मतलब है टेम्परेरी, कभी परमानेंट नहीं जुड़ेंगे। मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ेगा तभी इनिशिएशन होगा और प्रमोटर को वो पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उसकी काबिलियत एलोंगेशन है। तो आप कहोगे सर कैसे पहचानेगा? सिग्मा फैक्टर जोड़ेंगे। तो सिग्मा फैक्टर जोड़ते ही वो प्रमोटर को पहचान लेगा। बोले सर लेकिन प्रमोटर को पहचानेंगे कैसे? किसकी मदद से पहचानेगा? कैसे वो डिसाइड करेगा? इसके लिए प्रमोटर को आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर आसानी से पहचान जाए, इसके लिए प्रोकैरियोट में प्रमोटर रीजन के 10 नाइट्रोजनस बेस पहले एक TA का सीक्वेंस जो 6 नाइट्रोजनस बेस का होता है वो प्रेजेंट होता है। दैट इज कॉल्ड द प्रिवनो बॉक्स। और प्रिवनो बॉक्स को ये बड़ी आसानी से पहचान लेता है। जैसे ही ये प्रिवनो बॉक्स को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, ये समझ जाता है कि प्रिवनो बॉक्स के 10 नाइट्रोजनस बेस के बाद ही प्रमोटर होगा, बड़ी आसानी से खिसकता हुआ
10 नाइट्रोजनस बेस बाद प्रोमोटर पर आके जुड़ जाता है। तो आप बताओ प्रिग्नोबॉक्स जो है वो स्टार्ट साइट या प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करने में आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर को मदद कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल। तो पूछा जाता है प्रोकैरियोट में कौन मदद करता है? प्रिग्नोबॉक्स। पाया जाएगा। सीक्वेंस याद रखिएगा, 10 नाइट्रोजनस बेस के पहले 6 नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड द प्रिग्नोबॉक्स। कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम है, प्रमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। तो यहाँ पे तुरंत जैसे ही यहाँ पे जुड़ेगा वो गिन लेगा कि 10 नाइट्रोजनस बेस बाद जो है वो प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होगा। बोले ठीक है। जैसे यहाँ पर इनिशिएशन हुआ तुरंत सिग्मा फैक्टर के थ्रू प्रमोटर पर ये जुड़ा, अब 5:3 में बढ़ने लगेगा और बढ़ने लगेगा बेटा। तो यहाँ पर ये क्या जोड़ना शुरू करेगा हमेशा? यहाँ पर अगर बात की जाए तो मान लीजिए यहाँ पर ये पहुंचा, ये क्या पहुंचेगा? ये इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज क्या पहुंचेगा? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज से यहां पर इस तरीके से ये क्या बन रहा होगा बेटा? ये दैट इज द mRNA। क्या बनेगा? mRNA। तो हमने कहा ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। और यहां पर ये क्या है? mRNA। और mRNA का ये कौन सा एंड है बेटा? 5' एंड। ये कौन सा एंड है? 5' और इधर क्या होगा? 3'। अब आप बताओ यहां पर ये इलोंगेशन जब कर रहा है तो ये अकेले कर रहा है कि नहीं? हाँ, आरएनए पॉलीमरेज अकेले इलोंगेशन करता है। तो यहां पर ओनली आरएनए पॉलीमरेज अकेले क्या करेगा? इलोंगेशन। सिग्मा के साथ क्या करेगा? इनिशिएशन। और फिर जैसे ये करता करता आगे पहुंचेगा कहां? टर्मिनेटिंग रीजन पे। तुरंत टर्मिनेटिंग रीजन पे पहुंचते ही रो फैक्टर इसके साथ जुड़ेगा और तुरंत यहां पे ये जो mRNA है जो कि बहुत थोड़ा सा एनसीईआरटी लाइन है, बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन जिसका जुड़ा हुआ आरएनए पॉलीमरेज से, वो नेसेंट मतलब अकेला, एकदम निठल्ला, मतलब सिर्फ और सिर्फ mRNA ही फॉल्स ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा। यहां पर ये mRNA आ गया है और मैं यहां पर बना दूं तो ये जो नजर आएगा बेटा दैट इज कॉल्ड द mRNA। और mRNA में यहां पर आप देखेंगे दैट इज द 5' दैट इज द 3'। यहां पर AUG दैट इज द स्टार्ट कोडॉन, यहां पर स्टार्ट कोडॉन है। और यहां पर उगा जो है ये स्टॉप कोडॉन है। तो आप बताओ ये ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका कौन है? mRNA। अब आप कहोगे सर प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन तो कहां होती है? हमेशा कहां होगी? तो बोले सर साइटोप्लाज्म में। तो आप यही तो कहोगे कि सर साइटोप्लाज्म में यहां पर होगी, ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म में जब होनी है तो ये कभी इंतजार नहीं करेगी कि पूरा का पूरा mRNA बन जाए तब मैं स्टार्ट करूं। तो यहां पर बोला जाएगा कि mRNA बन गया, अब ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म, ये कहां हो जाएगा? ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म होना है। लेकिन मैं यहां पर लिखूंगा मे बी कपल्ड, यहां पर मे बी कपल्ड विद ट्रांसक्रिप्शन, मे बी कपल्ड विद ट्रांसक्रिप्शन। मतलब यहां पर क्योंकि नो सेपरेट कंपार्टमेंट। तो यहां पर आप बताओ जब साइटोप्लाज्म में ही यहां ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों होना है, जैसे थोड़ा सा mRNA बनेगा तुरंत राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देगा। मतलब इंतजार नहीं करेगा कि mRNA बनेगा फिर करेंगे। इसका मतलब बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के अंदर कपल्ड साइमल्टेनियस ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन पॉसिबल है, हो सकते हैं, होते हैं। उसका रीजन ये है कि कोई भी यहां पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो कोई भी कंपार्टमेंट का सेपरेशन नहीं होता है और साइटोप्लाज्म में ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर अब ट्रांसलेशन नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन यहां पर कैसे मैच्योर mRNA मिल गया और ट्रांसक्रिप्शन कैसे साइमल्टेनियस भी हो सकता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आप बताओ डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट से, ना कि पूरे डीएनए के, एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से आपने mRNA बना लिया। बोले ठीक है mRNA बन गया, इसका ट्रांसलेशन कराएंगे। बोले सर प्रोकैरियोट के अंदर ये क्या नजर आया मुझे? ट्रांसक्रिप्शन। ओके,
अब एक सवाल आप कि सर यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है तभी तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। सर इसको कौन तोड़ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को? तो बोले सर यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अपने आप ही एक काबिलियत रखता है कि हमेशा हेलिक्स के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ लगातार हेलिक्स को बॉन्ड को तोड़ता हुआ ये हेलिक्स पे आगे बढ़ता जाता है। तो मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ हेलिक्स by breaking of the hydrogen bond। ये काम भी करता है और मेनली इलॉन्गेशन करता है। सिग्मा और रो के साथ इनिशिएशन टर्मिनेशन जो कि ट्रांजिएंटली जुड़ते हैं। और मेरी इंपॉर्टेंट लाइन सुनिएगा, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म में कोई सेपरेशन नहीं होता है कंपार्टमेंट का, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में भी साइमल्टेनियस और कपल्ड हो सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने का इंतजार नहीं होता है, बल्कि ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनना शुरू होता है और कई बार ट्रांसलेशन करने के लिए राइबोसोम एमआरएनए पर आ जाता है। तो ये साइमल्टेनियस या कपल्ड रिएक्शन या कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन देखने को मिल सकता है। अब अगला सवाल यहाँ पर ये आता है बच्चों कि आखिरकार प्रोकैरियोट में तो हमने देख लिया। बोले हाँ, अब बताओ यूकैरियोट के अंदर। बोले यूकैरियोट में क्या होगा? बोले यूकैरियोट के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोले सर यूकैरियोट के अंदर क्या है? यूकैरियोट में बोला गया कि एग्जैक्टली सेम, यहीं से शुरू करेंगे बेटा। आप बताओ डीएनए यूकैरियोट का अगर यही डबल स्टैंड है तो आप बताओ पर्टिकुलर रीजन या सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हमें बताना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहां बनाएंगे तो एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, लेकिन इसमें एक्सॉन, इंट्रॉन, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पिछले वीडियो में मैंने बनाया, उसको आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये मोनोसिस्टोनिक और साथ में बोला जाएगा कि ये एक्सॉन इंट्रॉन दोनों स्प्लिट जीन भी होगा, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट भी होगा। और यहां पर अगर बात की जाए तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है वो कहां है? न्यूक्लियस में। तो आप बताओ ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? न्यूक्लियस में। रेप्लिकेशन भी कहां होता था? न्यूक्लियस में। तो आप बताओ यहां पर भी नॉन कोडिंग ये है और कोडिंग ये है। तो यहां पर 5' पे कोडिंग के 5' पे प्रोमोटर और 3' पे टर्मिनेटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन है। बोले हाँ सर। बोले यहां पर भी सेम वही स्टेप होगा, वही काम होगा, वही एंजाइम होंगे। तो बोले सबसे पहला काम क्या होगा? प्रमोटर का स्टार्ट करना, टर्मिनेटर का खत्म करना, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना और हमें मैच्योर एमआरएनए तक पहुंचना है। तो बोले सर बताइए कैसे? तो बोले कि यहां पर स्टेप पाए जाते हैं इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। बोले ठीक, और इनिशिएशन सेम वही स्टेप है, आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बराबर बताया इतना बेहतर, इतना क्लियर आपको कभी भी चीजें क्रिस्टलाइज नहीं होंगी। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करिए। तो हमने कहा कभी गलत नहीं होगा। तो आप बताओ यहां भी 3 स्टेप थी, यहां भी 3 स्टेप है, सेम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, सेम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। बोले सर यहां पर भी ये अगर पूछा है, बस अंतर क्या है? यहां केवल एक्सॉन थे, यहां एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है। स्प्लिट जीन नहीं थी, स्प्लिट जीन है। अरेंजमेंट नहीं था, अरेंजमेंट है। यहां पर पॉलीसिस्टोनिक था, यहां मोनोसिस्टोनिक है। तो हमने कहा सेम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड यहां भी है, यहां पर कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगा? तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर होगा? न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? न्यूक्लियस में। रेप्लिकेशन कहां होता है? न्यूक्लियस। कितने स्टेप होंगे? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बोले सर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यहां पर क्या एक ही टाइप का होता है क्या? बोले नहीं, यूकैरियोट है, इसलिए इसके अंदर क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेवर पाया जाता है। अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए को बनाने के लिए अलग अलग एडवांस है यूकैरियोट, इसलिए अलग अलग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। बोले सर कितने टाइप के? 3 टाइप के। क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेवर है, मतलब अलग अलग एंजाइम अलग अलग आरएनए को बनाएगा। तो हमने कहा सर 3 टाइप में कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बोले सर पहला यहां पर 28S, देखिएगा ध्यान से 28S, 18S, 5.8S, ये सबके किसके टाइप हैं? आरआरएनए के। ठीक है, और यहां पर एचएनआरएनए कौन बनाएगा? सेकंड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और आप जानते हैं एचएन का मतलब हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट, जो कहां बनेगा? यूकैरियोट के न्यूक्लियस में। इसलिए आप क्या कहेंगे कि यहां पर एक्सॉन इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होंगे और आगे चल के यही क्या बनाएगा? मैच्योर एमआरएनए। इसके कई सारे नाम मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, तो उसे भी आप देखेंगे। यहां पर अगर पूछा जाए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये सवाल पूछा जाता है 5S आरआरएनए। बोले सर एक ऐसा आरआरएनए बताइए जो थर्ड बनाता है, तो 5S आरआरएनए। ज्यादातर आरआरएनए कौन बनाते हैं? फर्स्ट बनाता है। प्रीकर्सर ऑफ द एमआरएनए कौन बनाता है? सेकंड बनाता है, एचएनआरएनए। तो आप बताओ यहां पर 5S आरआरएनए, टीआरएनए और एसएनआरएनए को कौन बनाएगा?
आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 28 18 5.8 आरएनए एचएन आरएनए, थर्ड बनाएगा क्या 5s आरएनए टीआरएनए एसएन आरएनए। एसएन आरएनए का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ऐसा आरएनए जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर आरएनए छोटे छोटे हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, बोले सर यहां पर भी इसको कैटालाइज किधर करेगा पॉलीमराइजेशन को, कैटालाइज पॉलीमराइजेशन एज लाइक इन प्रोकैरियोट्स 5:3 डायरेक्शन, तो 5:3 में ही लेके चलेगा ये। बोले ठीक है, तो बोले सर इनिशिएशन ये कर पाएगा, तो आप बोले कि सर स्ट्रक्चरल जीन से हमें एमआरएनए चाहिए और एमआरएनए के लिए जरूरी है एचएनआरएनए का बनना यूकेरियोट में। एचएनआरएनए कौन है, ऐसा आरएनए जो एक्सॉन इंट्रॉन दोनों से बना हो। तो बोले इसका मतलब यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो लगेगा, लेकिन वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन सा लगेगा ये आप बता सकते हैं क्या, बिल्कुल सेकंड लगेगा, और जो सेकंड होगा वही एचएनआरएनए बनाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो सेकंड लगेगा, आपसे पूछा गया ये क्या करता है, केवल इलॉन्गेशन, केवल क्या कर सकता है, इलॉन्गेशन को ही कैटालाइज कर सकता है, लेकिन हमें तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन दोनों कराना है। सेम वैसे ही दो ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड टेम्परेरी ज्वाइंट फैक्टर्स को लाना पड़ेगा, और इनिशिएशन के लिए बेटा यहां पर एक इनिशिएशन फैक्टर आता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जुड़ जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से और स्टेप हो जाती है यहां पर इनिशिएशन। कैसे, आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ना है प्रमोटर रीजन पे, और किसके साथ पहले जुड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन से फैक्टर से, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से जुड़ के ये इसको पहचानेगा। लेकिन इसे पहचानने के लिए इसकी मदद कौन करेगा, उसके लिए प्रमोटर रीजन के 20 नाइट्रोजनस बेस पहले यहां पर 7 नाइट्रोजनस बेस का, यहां पर 7 नाइट्रोजनस बेस का एक बॉक्स होता है जो TA मतलब इसे हम लोग टाटा बॉक्स भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। तो अब सवाल पूछा जाता है, बोले सर क्या यहां पर टाटा बॉक्स या हॉजनेस बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉजनेस बॉक्स, यहां पर हॉजनेस बॉक्स, टाटा बॉक्स या फिर हॉजनेस बॉक्स। सवाल देखिए, यहां पर प्रमोटर के 20 नाइट्रोजनस बेस पहले, वहां पर प्रमोटर रीजन के 10 नाइट्रोजनस बेस पहले, वहां पर 6 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, यहां 7 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, वहां प्रिग्नो बॉक्स बोलते हैं, यहां टाटा या हॉजनेस बॉक्स बोलते हैं। तो आप बताओ यहां पर ये पहचानने में मदद करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से जुड़ के प्रमोटर रीजन पे कैसे जुड़ेगा, वो पहले जुड़ेगा टाटा बॉक्स पे, और जैसे ही यहां जुड़ेगा तुरंत वो समझ जाएगा 20 नाइट्रोजनस बेस बाद प्रमोटर रीजन होगा, और फटाक से यहां आके ये क्या स्टार्ट कर देगा, इनिशिएशन। और जैसे ही इनिशिएशन स्टार्ट होगा 5:3 डायरेक्शन में बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो आप बताओ यहां पर भी तो इसे तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा। और अगर ये टूटेगा बेटा तो आप जानते हैं यहां पर अगर ये टूटेगा तो गारंटी है कि आरएनए पॉलीमरेज अब एलोंगेशन करेगा। अच्छा, अब कौन अलग हो चुका होगा, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की कोई जरूरत है नहीं है, तो आप कहेंगे ये अलग हो गया, और जैसे ही आएगा यहां पर स्टार्ट हो जाएगा ये इस तरीके से बनना, और ये क्या बनेगा, एमआरएनए। क्या बनेगा, एमआरएनए। तो आप बोल सकते हैं यहां पर एमआरएनए जो कि थोड़ा सा अटैच है किससे, आरएनए पॉलीमरेज से, और जैसे ही एलोंगेशन आएगा 5:3 डायरेक्शन बढ़ता हुआ, और कहां पहुंचेगा, टर्मिनेशन फैक्टर। तो टर्मिनेशन भी पहचानना पड़ेगा। टर्मिनेशन रीजन पे प्रेजेंट होता है बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जुड़ जाता है आरएनए पॉलीमरेज कौन से, सेकंड से, और जैसे ही ये जुड़ता है टर्मिनेशन रीजन पे, जैसे ही ये पहुंचता है तुरंत ये जो एमआरएनए है वो तुरंत नीचे गिर जाता है, और जैसे ही ये नीचे गिर जाता है मतलब नेसेंट एमआरएनए फॉल्स ऑफ। तो नेसेंट एमआरएनए का मतलब कि यहाँ पर जो एमआरएनए बन रहा था, तो बोले सर एमआरएनए तो बन ही नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर एक्सॉन इंट्रॉन दोनों ट्रांसक्राइब हो रहे थे। बोले इसीलिए इसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। तो हमने कहा यहां पर जो बन के आएगा, जैसे इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो यहां पर जो बन के आएगा वो बनेगा एचएनआरएनए। क्या बनेगा बेटा, एचएनआरएनए। तो बोले सर हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, बोले सर यहां तो नहीं बना था, हाँ यहां नहीं बना था, इंट्रॉन नहीं थे, यहां बनेगा, बोले हाँ। एचएनआरएनए का मतलब क्या है, एचएन में एच का मतलब क्या है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो आरएनए जो न्यूक्लियस में बने न्यूक्लियर आरएनए, लेकिन हेटेरो का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होगा। तो आप देखेंगे एक्सॉन इंट्रॉन मैंने दोनों दिखाया है, और यहां पर 5:3 का एमआरएनए एचएनआरएनए बन गया, सॉरी
तो यहाँ HNRNA जो बना है इसी से तो आगे चल के mRNA हमें बनाना है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर ये मेच्योर mRNA जो आपने अभी देखा है, ये मेच्योर है, प्रोसेस्ड है, स्टेबल है और एक्टिव है, फंक्शनल है, कोडिंग है, ये सब नाम बोल सकते हैं। मेच्योर है, यहाँ पर प्रोसेस्ड है, स्टेबल है, एक्टिव है, फंक्शनल है या कोडिंग है, जबकि ऐसा ये नहीं है। HNRNA, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ तो पहली बार HNRNA बना, इसीलिए प्राइमरी या 1 डिग्री ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। पहली बार बना इसलिए 1 डिग्री ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। और इसे बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ mRNA, मतलब यही वो HNRNA है जो आगे चल के क्या बनाएगा, हमेशा mRNA, ठीक है। लेकिन ये अनस्टेबल है, इमेच्योर है, इनएक्टिव है, अनप्रोसेस्ड mRNA इसे बोलते हैं। ये एक्टिव नहीं है, ये अभी काम करने लायक नहीं है, मैसेज को नहीं रखता है। बोले ठीक है, तो बोले सर इसे तो हमें एक्टिव बनाना पड़ेगा। बोले सर यहीं न्यूक्लियस के अंदर ही हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग। तो बोले सर प्रोसेसिंग करेंगे लेकिन कहां पर, न्यूक्लियस में ही। तो बोले तब तक ये काम का नहीं है जब तक ये एक्टिव ना हो जाए। तो बोले सर ठीक है, अब हम प्रोसेसिंग की जरूरत आएगी। आप बताओ क्या प्रोकैरियोट प्रोसेसिंग की जरूरत थी क्या? नहीं। क्या यहाँ HNRNA बना था क्या? नहीं। क्या यहाँ इंट्रॉन प्रेजेंट थे? नहीं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट था? नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस भी आपको पता चलेगा, यहाँ एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है और यहाँ पर 3 टाइप के हैं। जबकि रेप्लिकेशन में आपने क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोट में 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज और यूकैरियोट में 5 टाइप के, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा यहाँ प्रोसेसिंग जब करेंगे तो प्रोसेसिंग के बेसिकली 3 स्टेप है। पहला स्टेप आता है बेटा कैपिंग, दूसरा आता है टेलिंग और तीसरा आता है स्प्लाइसिंग। बहुत गौर से सुनिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बोला जाता है टोपी लगाना, मतलब कैप पहनाना। अब आप बताओ, अगर ये mRNA है तो इधर 5' पे फॉस्फेट फ्री है, कोई रिएक्ट कर सकता है, यहाँ 3' पे OH फ्री है, कोई रिएक्ट कर सकता है। आप बताओ ये ज्यादा रिएक्टिव है तभी तो अनस्टेबल है, कोई रिएक्ट करके इसको बदल सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे तो हम इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसके दोनों एंड को फ्रीज करेंगे, मतलब इनएक्टिव करेंगे, नॉन रिएक्टिव बनाएंगे, कुछ ऐसा जोड़ देंगे, अर्जी फर्जी कुछ भी जोड़ देंगे जिससे कोई रिएक्ट ना कर पाए। तो हम इसे एक तरफ तो टोपी पहना देते हैं ताकि कोई जुड़ ना पाए, तो कैप पहनाना क्या कहलाता है, कैपिंग। कैप पहनाना क्या कहलाता है, कैपिंग। और दूसरे एंड पे हम क्या करते हैं, पूंछ लगा देते हैं। एक तरफ टोपी पहनाते हैं, एक तरफ पूंछ लगा देते हैं, दोनों तरफ से दोनों एंड को कवर कर देते हैं। तो आप याद रखिए, जब कैप पहनाएंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कैपिंग। पहले हम कैपिंग करते हैं। बोले सर किस एंड पे करते हैं, 5' पे। तो जो mRNA आपका यहाँ पर था, ये HNRNA था, सॉरी जो HNRNA था वो आगे बढ़ा, आगे हमें करनी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का पहला स्टेप है कैपिंग, और कैपिंग में हम क्या पहनाएंगे, कैप। और जब कैप पहनाएंगे बेटा तो यहाँ पर हम कैप पहनाने के लिए यूज करते हैं मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान सुनिएगा, यहां पर बोलते हैं मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो बोले सर इसको जोड़ने के लिए बाई गुआनिल ट्रांसफेरेज, क्या बोलेंगे, गुआनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, गुआनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। यहां पर ये एंजाइम लगाएंगे, गुआनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। और ये किस एंड पर जोड़ा गया है, हमेशा 5'। तो कैप पहनाना है, क्यों पहनाना है समझ गए, कैपिंग करनी है, 5' पे करनी है। ये अनयूजुअल, कुछ रद्दी पड़ा हुआ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड आप लीजिए, यहां पर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा, गुआनोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड, जबकि गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5' एंड पे जोड़ के एंजाइम कौन सा, गुआनिल ट्रांसफेरेज, लॉक कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आइएगा, यहां पर पहली प्रोसेस कंप्लीट होती है बेटा कैपिंग, एक एंड सुरक्षित हो गया। दूसरी तरफ आइए 3' पे, 3' पे हम क्या करते हैं, रद्दी बटोरते हैं, 200 से 300 एडेनिन का कलेक्शन करते हैं। एडेनिन बेस होता है, एडेनिन बेस को कलेक्ट करते हैं, नाइट्रोजनस बेस को। अनयूजुअल, बेकार, बिल्कुल
रद्दी ऐसे इकट्ठा पड़ा हुआ। तो यहाँ पर आप जानते होंगे पतंग में जब हम लोग पूंछ लगाते हैं उड़ने के लिए तो वो पतंग वाले कागज की होती है, रद्दी कागज की। रद्दी कागज की तो पूंछ हमेशा रद्दी कागज की बनाई जाती है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ टेल जो बोलेंगे उसके लिए हम 200 से 300 अनयूजुअल एडेनिलेट रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब बचा खुचा ऐसे रद्दी पड़ा हुआ, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ये जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हमें बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आता है पॉली। पॉली का मतलब क्या है? मेनी। ए का मतलब एडेनिन और यहाँ पर पॉलीमरेज मतलब जोड़ना पड़ेगा। पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम या इसे बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेज एंजाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉलीएडिनाइलेशन एंड द प्रोसेसिंग स्टेप इज कॉल्ड द टेलिंग एट द 3' एंड। तो कैपिंग हमेशा 5' पे, टेलिंग हमेशा 3' पे। यहाँ पर मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर पॉली ए टेल, यहाँ पर बाइगुआनिल ट्रांसफेरेज, यहाँ पर पॉली ए पॉलीमरेज। अब थर्ड वन, दोनों एंड मैंने ब्लॉक कर दिया, कोई रिएक्ट नहीं कर सकता है। अब तीसरी बात, आप तो जानते हैं ना पिछले वीडियो में इंट्रॉन एक्सॉन जब पढ़ाया तो बोला इंट्रॉन क्या है? नॉन कोडिंग है, अनएक्सप्रेस्ड है, नॉन फंक्शनल है, बेकार है, रद्दी है, रिपीटेटिव है। वो कभी कोई मैसेज कोड नहीं करता है। तो बोले फिर सर तो कोड नहीं करता है तो हमें इसको क्या करना है? हटाना है, मूव कराना है। हटाने या मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए बीच बीच से हटाना पड़ेगा। तो इंडोन्यूक्लियस चाहिए। बोले ठीक है, आरएनए काटना है इसलिए क्या बोलेंगे? राइबो इंडोन्यूक्लियस हमें चाहिए। बोले सर ये ले आए, राइबो इंडोन्यूक्लियस जो है यहाँ पर ये ले आए। बोले ठीक, काट दिया। काटने के बाद हम इंट्रॉन को हटा दिए। तो मैंने क्या कर दिया? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमारे काम का इंट्रॉन नहीं है तो इंट्रॉन को हटाना है, एक्सॉन को जोड़ना है ताकि हम आरएनए बना सकें। तो पहले तो हमें काटना पड़ेगा और काटने के लिए क्या चाहिए? इंडोन्यूक्लियस बीच से काटना है। तो राइबो इंडोन्यूक्लियस कटिंग के लिए यूज करते हैं क्योंकि आरएनए कट करना है तो इसलिए यहाँ यूज किया और यूज करके इंट्रॉन को क्या कर दिया? हटा दिया। अब कौन बचा आपके पास? एक्सॉन। एक्सॉन। अब एक्सॉन को क्या करना है? जोड़ना है और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइगेज। तो यहाँ पर आरएनए जोड़ना है इसलिए क्या बोलेंगे बेटा? आरएनए लाइगेज। तो काट भी दिया, जोड़ भी दिया, लेकिन इस जोड़ने में एटीपी भी लगता है, बिल्कुल लगता है, Mg+2 भी लगता है, कोफैक्टर है, लगेगा। लेकिन दो चीजें और, एक तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये भी जोड़ने में या स्प्लाइसिंग में काम करने में मदद करता है। और दूसरा यहाँ स्मॉल न्यूक्लियर, इंपॉर्टेंट है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर सेम चीज है, यहाँ पर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब इसी को हम लोग प्रोनाउंसिएशन में कई बार स्नरप्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्नरप्स। तो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन और एसएनआरएनए भी लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही हम ये काटेंगे, इंट्रॉन हटाएंगे और साथ में हम लाइगेज को यूज करके ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन करेंगे, दैट स्टेप इज कॉल्ड द स्प्लाइसिंग। इसे क्या बोलेंगे बेटा? स्प्लाइसिंग। और आप जानते हैं स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द, यहां पर अगर बात की जाए बेटा, स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स आरएनए वर्ड। स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स आरएनए वर्ड। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं कि ऐसा क्यों है। तो आप जानते हैं एक समय था, शुरुआत में जेनेटिक मटेरियल जो था वो आरएनए था और आरएनए के इर्द गिर्द ही सारा का सारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या पूरी मशीनरी एज अ जेनेटिक मटेरियल खुद भी वो सारे काम अपने इर्द गिर्द ही घुमाता फिराता था, बिना आरएनए कुछ पॉसिबल नहीं था। आप बताओ यूकैरियोट तो आज की डेट में सबसे एडवांस है। एडवांस के अंदर जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस हो रही है उसमें आज भी एसएनआरएनए और एसएनआरएनपी का यूज हो रहा है। इसका मतलब ये बताता है कि आज की डेट में एडवांस होने के बावजूद भी स्प्लाइसिंग प्रोसेस में एसएनआरएनए यूज हो रहा है। इसका मतलब उस समय तो पूरा का पूरा आरएनए वर्ल्ड ही रहा होगा, उसी का बचा हिस्सा तो कुछ हिस्सा तो आज रिप्रेजेंट कर रहा है एसएनआरएनए को। तो दैट इज द स्प्लाइसिंग। अब बोले सर यहां पर इतने सारे फैक्टर लगे, काटने के लिए राइबो इंडोन्यूक्लियस, जोड़ने के लिए आरएनए लाइगेज, हेल्प करने के लिए एसएनआरएनए और एसएनआरएनपी या स्नर्प्स, एटीपी, Mg+2। तो बोले सर इन सबको जोड़ घटा पूरा का पूरा जोड़ दिया जाए, अगर पूरे डिब्बे में बंद कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स। बोले हाँ, स्प्लाइसिंग में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो नीट का एक सवाल है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स एनिमल में, फंजाई में, प्लांट में, बैक्टीरिया में
इन चारों में से किसमें एब्सेंट होता है? तो आप बताओ एनिमल, फंजाई और यहाँ पर प्लांट, ये तीनों यूकैरियोट हैं, तो आप बताओ स्प्लाइसिंग प्रोसेसिंग एचएनआरएनए की सब होनी है तभी ये बनेगा, तो इसका मतलब वहां एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, वहां पर इंट्रॉन नहीं होते हैं, वहां प्रोसेसिंग नहीं होगी, स्प्लाइसिंग नहीं होगी, इसलिए स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाएगा। तो ये नीट का सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए स्प्लाइसिंग के बाद आपको क्या मिल गया? मैच्योर, प्रोसेस्ड, स्टेबल और यहाँ पर एक्टिव, फंक्शनल और कोडिंग क्या? एमआरएनए। बोले सर एमआरएनए में यहाँ पर 5 डैश पे क्या प्रेजेंट है? हमेशा कैप प्रेजेंट है। 3 डैश पे क्या है? टेल प्रेजेंट है। और बीच में कौन है? ये एमआरएनए, मतलब एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, जो काम का है वही। तो दैट एक्सॉन्स आर कॉल्ड ट्रांसलेटेड रीजन। और यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट होगा AUG, और यहाँ लास्ट में स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन प्रेजेंट होगा, टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन, उआ उआ उगा। तो आप बताओ यहाँ पर टेलिंग है, कैपिंग है, और यहाँ पर बीच में एमआरएनए का वह सीक्वेंस जिसका ट्रांसलेशन होकर पॉलीपेप्टाइड बनेगा। लेकिन ट्रांसलेशन स्टार्ट जहां से होगा उसके लिए स्टार्ट कोडॉन AUG और उआ उआ उगा टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। अब एक लाइन में और बोल रहा हूं एनसीईआरटी की, आगे चल काम आएगी आपको नेक्स्ट वीडियो ट्रांसलेशन में, यहाँ पर कि बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉप, यहाँ स्टार्ट कोडॉन के पहले देखिए ब्लू कलर का थोड़ा सा पार्ट मैंने दिखाया है, यहाँ स्टॉप कोडॉन के बाद, मतलब स्टार्ट कोडॉन के अप स्ट्रीम और यहाँ स्टॉप कोडॉन के डाउन स्ट्रीम। तो हम कहेंगे बिफोर द स्टार्ट कोडॉन, आफ्टर द स्टॉप कोडॉन, दोनों तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट, 5 डैश 3 डैश दोनों तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कुछ एक ब्लू कलर का रीजन आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द UTR। क्या है? UTR। और UTR का फुल फॉर्म, TR का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसलेटेड रीजन, मतलब वह रीजन जिसका ट्रांसलेशन होकर पॉलीपेप्टाइड बनेगा। और UTR का मतलब क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन का मतलब क्या है? जिसका ट्रांसलेशन कभी भी नहीं। फिर सर इसको क्यों रखा गया है? ये UTR जो है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ये नेक्स्ट वीडियो ट्रांसलेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आरएनए वर्ल्ड की बात हो गई बेटा। इट्स ऑल अबाउट द, यहाँ पर मैंने जितनी बातें बताई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सबके बारे में मैंने बता दिया कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा और कैसे यहाँ पर एमआरएनए बनेगा। अब आप बताओ यहाँ पर जो ट्रांसलेशन, ये एमआरएनए आया, एमआरएनए बना। अब एमआरएनए जो है कहां बना? एमआरएनए बना है इन न्यूक्लियस। एमआरएनए फॉर्म इन न्यूक्लियस। ओके, अरे यार ट्रांसक्रिप्शन को चला ही वहीं रहे थे तो कहां बनाओगे? फॉर्म इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बना दिए, लेकिन न्यूक्लियस में बनाने के बाद यहां पर अब हम इसे कहां भेजेंगे ट्रांसलेशन के लिए? ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में, वहीं राइबोसोम है। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर सर इसको एमआरएनए फॉर्म इन न्यूक्लियस, ओके, फॉर्म इन न्यूक्लियस, but for translation transfer in, यहां पर ट्रांसफर इन कहां? साइटोप्लाज्म, ट्रांसफर इन साइटोप्लाज्म। तो आप बताओ साइटोप्लाज्म के अंदर इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा और यहाँ पे ट्रांसलेशन जो है अब होने लगेगा। यहाँ ट्रांसलेशन और कहां पर होगा? इन साइटोप्लाज्म। तो आप बताओ ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन यहाँ पर साइटोप्लाज्म में। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं लिख सकता हूं इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर ये यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कभी कपल्ड हो सकते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नेवर कपल्ड, मतलब कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों की अलग अलग साइट है। एक न्यूक्लियस के अंदर होता है बच्चों और एक होता है कहां पर? हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं, जो आपको अगर याद हो तो यहाँ पर मैंने एक सवाल उठाया था बेटा, ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूं। ये यहाँ पर मैंने एक सवाल उठाया था कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का यहां पर केवल और केवल एक स्ट्रैंड। तो सुनिएगा, यहां पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का केवल 3:5 डैश एंड ये कौन सा स्ट्रैंड? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ये कौन सा है? नॉन कोडिंग
स्टैंड, और नॉन कोडिंग स्टैंड ही हमेशा, नॉन कोडिंग ऑलवेज अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, तो यहां पे ऑलवेज हमेशा ओनली केवल और केवल 3:5 डैश जो है, जो नॉन कोडिंग है, वही हमेशा ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो हमने कहा ऐसा क्यों, यहां पर भाई मैंने यहां पर सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों है, तो बोले सर ऐसा इसलिए क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक में होती है। तो बोले ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाली बात मैं मान गया, लेकिन 2 रीजन एनसीईआरटी के तौर पे मैं आप तक पहुंचाता हूं बेटा। पहला रीजन ये है, सबसे पहला रीजन ये है कि मान लीजिए मैं यहां पर 2 स्टैंड बना दूं, और 2 स्टैंड जो है इस तरीके से मैंने बना दी, 2 3 4, ठीक है। यहां पर मैं ये 3:5 लिख दूं, यहां पर मैं 5:3 लिख दूं, एंटीपोलर है और अपोजिट पोलैरिटी है। तो यहां पर 3:5, इधर से अगर आप पढ़ रहे हैं 3:5, तो ये नॉन कोडिंग स्टैंड है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कोडिंग स्टैंड है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, यदि यहां पर सुनिएगा, यहां पर अगर पूछा जाए तो मैं बोल सकता हूं यदि का मतलब क्या है, इफ। सवाल यहां शुरू हो रहा है, यहां से जवाब शुरू हो रहा है। यहां आपने सवाल पूछा कि आखिरकार क्यों एक ही जाते हैं, उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि आखिरकार मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, बोले हाँ। यहां मैं सीक्वेंस भी लिखता हूं ATGC, ठीक है। तो A का अपोजिट अब आपको बताना है TACG, बोले डबल स्टैंडर्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बोले बना दिया। मान लेते हैं दोनों के दोनों स्टैंड कहां चले गए, ट्रांसक्रिप्ट। मान लेते हैं, मेरी लाइन सुनना, मान लेते हैं दोनों के दोनों स्टैंड कहां चले गए, ट्रांसक्रिप्शन में चले गए। और ट्रांसक्रिप्शन में चले गए तो यहां दोनों स्टैंड पे क्या बन जाएगा बेटा, mRNA, बोले ठीक है। अगर दोनों स्टैंड पे mRNA बन गया तो मैं कहूंगा सीक्वेंस क्या होगा, A की जगह, ध्यान से बताना, A की जगह आएगा U, T की जगह आएगा A, G की जगह C, C की जगह G, बोले यहाँ पे क्या आएगा, T की जगह A, U नहीं, ध्यान रखना, यहाँ पर T की जगह क्या आएगा A की जगह क्या आएगा U, C की जगह G, G की जगह C। तो बोले सर यहाँ पर UACG, यहाँ AUGC, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि अगर इन दोनों स्टैंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप बनाएं तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। बोले सर कैसे, बोले यहाँ पर दोनों ब्लैक कलर के स्टैंड अगर मैं बना दूं बेटा तो ये आप बना सकते हैं UACG और यहां पर बना सकते हैं AUGC। तो आप कहेंगे सर U और A बॉन्ड बना सकते हैं, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। AU बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। CG बना सकते हैं और GC बना सकते हैं। तो बोले बिल्कुल बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। तो बोले सर अगर यहां पर ये दोनों, अगर यहां पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बन गए तब तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड mRNA मॉलिक्यूल बन जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड mRNA क्यों बन जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कई लोग समझ लेते हैं सेम, कॉम्प्लीमेंट्री नॉट आइडेंटिकल। यार आइडेंटिकल का मतलब होता है हूबहू वैसा का वैसा, और अगर हूबहू वैसा होगा तो कभी भी जुड़ेगा क्या, UACG यहाँ है, UACG यहाँ भी हो जाएगा, या फिर यहाँ पर AUGC है, यहाँ भी AUGC। बाई चांस अगर हो जाए, पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर हो जाए तो आप बताओ कभी डबल स्टैंडर्ड बनेगा, नहीं बनेगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। और अगर दोनों चले जाएं ट्रांसक्रिप्शन में तो आप बताओ कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल मतलब सेम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पर अपोजिट बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री के आधार पे। अब आप बताओ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से यहाँ डबल स्टैंडर्ड mRNA बन गया। अगर डबल स्टैंडर्ड mRNA बन गया तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा कि ट्रांसलेशन नेवर पॉसिबल। यहाँ पर ट्रांसलेशन नेवर पॉसिबल, पहली चीज ये होगी, ट्रांसलेशन जो है वो कभी पॉसिबल। सिंगल स्टैंडर्ड mRNA का ट्रांसलेशन होता है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम जोड़ने की जगह ही नहीं बचेगी, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। पहला तो आप बताओ ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल होगा, इसी वजह से ऐसा अगर हो जाएगा तो इसी वजह से ये दोनों स्टैंड कभी भी नहीं जाते हैं। और वैसे भी ये क्या है, कोडिंग है तो ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। दूसरा
यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन यूकैरियोट अगर आप देखें तो डाइमर कट्स, यहां पर इन यूकैरियोट डाइमर कट्स डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को क्या कर देगी, कट कर देगी, और जैसे ही कट करेगी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ट्रांसलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप बताओ ये डाइमर वाली बात आरएनए इंटरफेरेंस में एप्लीकेबल होती है, वहां पर यूज आती है, और ये लाइन लिखी जाती है कि आरएनए इंटरफेरेंस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो वहां पर ये डिस्कशन बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को क्लियरिटी नहीं होती है। बेटा यहां पर ध्यान रखिए, यूकैरियोट कभी भी डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को बनने नहीं देता है। जैसे उसके अंदर ये बनेगा, ट्रांसलेशन होने से पहले ही डाइमर उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा। आप बताओ ये दोनों रीजन ये कहते हैं, इसी वजह से कभी भी दोनों स्ट्रैंड को ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए केवल नॉन कोडिंग ही जाता है। अगर चला जाए तो क्या दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी। आइए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दूसरा रीजन, और दूसरे रीजन में अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है। अब आप बताओ अगर इन दोनों केस की मैं बात करूं बेटा, इन दोनों केस में अगर बात की जाए, एक्सरसाइज ऑफ द एक्सरसाइज फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के लिए की गई सारी एक्सरसाइज, यहां पर क्या हो जाएगा, और एक्सरसाइज फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज फूटाइल वन। एनसीईआरटी यूज करती है लास्ट वर्ड फूटाइल वन। फूटाइल वन का मतलब क्या है, फूटाइल का मतलब क्या है, व्यर्थ या बर्बाद। यहां पर फूटाइल का मतलब क्या है, व्यर्थ या बर्बाद, सब कुछ बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट रीजन हम लोग देखते हैं बेटा, यहां पर अगर मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये डीएनए है, ठीक है, सेम वही बना रहे हैं, यहाँ 5 डैश बना रहे हैं, यहाँ 3 डैश, ये यहाँ पर आएगा 5 डैश, ये आएगा 3 डैश। ओके, यहां पर मैं बोलता हूं पहले की तरह नॉन कोडिंग स्ट्रैंड 3:5, यहां पर मैं बोलता हूं कोडिंग स्ट्रैंड। बोले सर यहां जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी और यहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी। पहली लाइन तो मैं यही बोल दूं कि यहां अगर दोनों की बात करें बेटा, तो आप बताओ 1 2 3 4 ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, तो आप कहेंगे सेम सीक्वेंस में लेता हूं, यहां पर ATGC, तो आप बताओ यहां भी क्या आएगा, TACG। ओके, आ गया। अब आप कहोगे कि सर यहां पर यदि, यहां पर क्या लगा है, यदि मतलब इफ, अगर ऐसा हो जाए क्या समस्या आती है, क्यों नहीं होता है ऐसा, ये देखना है। तो हमने कहा सर मान लीजिए दोनों के दोनों स्ट्रैंड कहां चले जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में। कहां पे, ट्रांसक्रिप्शन में। तो बोले सर चले जाएं, और अगर ये चले जाएंगे तो यहां आप देख रहे हैं कि अगर ये सीक्वेंस बन जाए, क्या सेम वही बनेगा, UACG, यहां पर क्या बनेगा, AUGC। तो आप कहोगे सर फिर कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, नहीं, ये एक प्रोबेबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी थी, मैंने बता दिया, अगर ऐसा बनाते हैं तो ठीक। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है बाई चांस ये दोनों के दोनों, यहां पर ये दोनों के दोनों अगर ट्रांसलेशन में चले जाएं, अगर दोनों के दोनों ट्रांसलेशन में चले जाएं, बोले सर ये दोनों जो हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस, एमआरएनए विद डिफरेंट सीक्वेंसेस, क्या बोलेंगे, एमआरएनए विद डिफरेंट सीक्वेंसेस, ठीक है, एमआरएनए विद डिफरेंट सीक्वेंसेस, यूएसीजी AUGC दोनों अलग अलग हैं। हाँ सर कॉम्प्लीमेंट्री है तो जुड़ जाएंगे, बार बार एक ही बात नहीं बता दी है, एक बार यहां पर आ जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा क्या हो सकता है, दूसरी बता रहे हैं। तो हमने कहा एमआरएनए विद डिफरेंट सीक्वेंसेस बन गए। बोले सर अब क्या हो सकता है, ठीक है, बोले अगर बाई चांस दोनों अलग अलग, पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो ये तो चलो काम का है, इसके अंदर कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो बकवास है, बेकार है, हमारे लिए फुटाइल है, व्यर्थ है, बर्बाद है, किसी काम का। लेकिन फिर भी यहां पर मैं अगली लाइन लिख रहा हूं, इफ दे कोड फॉर प्रोटीन्स, इफ दे कोड फॉर प्रोटीन्स, यहां पर बोला जाएगा इफ दे कोड फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब क्या है, अंडरगो, यहां पर अंडरगो ट्रांसलेशन, सिंगल स्टैंडर्ड है और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना रहे हैं, तो यहां पर क्या कर ले, ट्रांसलेशन मान लेते हैं बाई चांस। यहां इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, बार बार इफ जाते नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा है, अगर ये हो जाता है तो क्या होगा, बोले सर अगर यहां पर ये ऐसा हो जाए तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ट्रांसलेशन में चले जाएं तो बोले फिर क्या होगा, बोले यहाँ पर एमिनो एसिड A1 और AA2 और AA3
आप बताओ एमिनो एसिड का सीक्वेंस ऐसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इस वाले mRNA से ये वाला सीक्वेंस बन गया, ठीक है। यहां पर अगर मैं बनाऊं तो यहां पर बना AA4, यहां पर बना AA5, यहां पर बना AA6। तो आप बताओ यहां पर AA4 5 6 बना, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। तो आप बताओ यहां पर दोनों एमिनो एसिड की जो चेन है वो अलग अलग है या नहीं है? तो मैं बोलूंगा ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये भी क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ये डिफरेंट सीक्वेंस, ये पॉलीपेप्टाइड चेन तो आ गई, लेकिन इस पॉलीपेप्टाइड चेन में हम क्या लिखेंगे? डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन्स विद डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। तो यहां पर बोला जाएगा प्रोटीन्स विद टू डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड के दो डिफरेंट सीक्वेंस यहां पर आ जाएंगे। अब देखना यहां पर अगर पूछा जाए कि जब दो डिफरेंट सीक्वेंस आ जाएंगे तो इससे क्या होगा? बोले कि एक बात बताओ, डीएनए का एक ही टुकड़ा तो तुमने लिया था, तो यही तो एक ही जीन तो मानी जाएगी। एक जीन जो है वो दो डिफरेंट, एक डीएनए सेगमेंट या एक जीन, यहां पर बोला जाएगा वन डीएनए सेगमेंट आर जीन कोड फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स। और टू डिफरेंट प्रोटीन्स मतलब क्या है? टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। और यार अगर ऐसा कर रहा है तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस गलत हो गई। एक जीन एक ही एंजाइम को कोड करेगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड वन एंजाइम, ये थ्योरी फेल हो गई बिडलार्ड टाटम की। तो इसलिए यहां पर वन डीएनए सेगमेंट यहां पर कभी भी दो पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड नहीं कर सकता है। तो हमने कहा फिर तो बोले कि यहां पर, अब आप कहेंगे सर यहां प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक होता है। बेटा वहां अलग अलग सिस्टोन एक एक एंजाइम या पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं। कभी भी एक टुकड़ा जैसे ये टुकड़ा अगर है तो ये कभी भी दो एंजाइम या दो पॉलीपेप्टाइड नहीं कोड करेगा। ये टुकड़ा एक को करेगा, ये एक को करेगा, ये एक को करेगा। तो आप बताओ वन जीन वन एंजाइम ही तो कंट्रोल हुआ। तो यहां पर एक डीएनए सेगमेंट क्या करने लगेगा? दो डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करने लगेगा। और यहां पर ये नॉट पॉसिबल, यहां पर ये नॉट पॉसिबल। और साथ में अगर ऐसा होता है तो कॉम्प्लिकेट द ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्म, यहां पर कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। ये क्या करेगा? कॉम्प्लिकेट कर देगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी को। मैं एग्जैक्ट ये बात बताई है कि यदि इंपॉर्टेंट क्या है बेटा हमारी तरफ से, अगर आप इन दोनों रीजन को पढ़ें तो यहां पर रीजन नंबर 1 है ये कि क्यों, इस क्यों का जवाब रीजन नंबर 1 और इस क्यों का जवाब रीजन नंबर 2। यहां पर ये आएगा रीजन नंबर 2। यदि सबसे इंपॉर्टेंट है यदि, और यहां पर भी क्या है? यदि मतलब इफ, अगर ऐसा हो जाए तो यहां पर इन्हीं वजहों से, यही तो वजह है जिसकी वजह से कभी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का दोनों स्ट्रैंड या फिर नॉन कोडिंग के साथ साथ कोडिंग स्ट्रैंड कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहां पर प्रिग्नो बॉक्स, अब आप देखिए बच्चों, यहां पर मैंने आपको बताया प्रिग्नो बॉक्स बताया, टाटा बॉक्स या हॉजनेस बॉक्स बताया। यहां पर प्रमोटर, टर्मिनेटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बताया। वन प्रमोटर, वन टर्मिनेटर एंड वन आर मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन डिपेंड ऑन द प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक डीएनए। और पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा और हमेशा क्या होगी? वो 5:3 होगी। सिग्मा फैक्टर, वो फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस साइटोप्लाज्म में कैसे होगा और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में कैसे होगा? क्यों एक ही जाता है? दोनों अगर चले जाएं तो क्या होगा? या फिर कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में कैसे होता है और क्यों नहीं होता है यूकैरियोट में? साथ में मैंने बताया एचएनआरएनए यहां बनेगा, यहां नहीं बनेगा, प्रोसेसिंग यहां होगी, यहां नहीं होगी, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग यहां होगी, यहां पर नहीं होगी, स्प्लाइसेशन कॉम्प्लेक्स यहां होगा, यहां नहीं होगा। बहुत सारे सवाल और उसके जवाब। और ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन का केवल एक ध्येय है कि ट्रांसक्रिप्शन में हमेशा
एडेनिन जो है वो थाइमिन से नहीं बल्कि यूरेसिल से पैचअप होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे कई बार गलती करते हैं, जैसे जब आता है एडेनिन तब तो वो थाइमिन जगह यूरेसिल लिखते हैं, लेकिन जब आता है थाइमिन डीएनए में तो आरएनए के अंदर यूरेसिल लिखते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। थाइमिन हमेशा एडेनिन से ही पेयर करता है। तो ये है ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। और ट्रांसक्रिप्ट एनसीईआरटी मैंने पूरी कवर की है, लाइन बाय लाइन कवर की है। एक चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आरएनए वर्ल्ड बताया है। इसके पिछले 2 वीडियोस, एक डीएनए रेप्लिकेशन का, दूसरा जो टर्मिनोलॉजी इंट्रॉन एक्सॉन स्प्लिट जीन, अगर उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत प्रॉपर समझ आएगा। गुजारिश यही है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे स्टूडेंट और हमेशा एक एक चीज को बिल्कुल नोट करते जाओ, बिल्कुल करते जाओ, क्योंकि नॉलेज ही परफेक्शन लाएगी और परफेक्शन ही आपके नेगेटिव मार्क्स को कम करेगा। नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिविटी को या नेगेटिव मार्किंग को कम करने का सिर्फ एक तरीका कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, रट के आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो आप तैयार रहिए ट्रांसलेशन एंड लैक ओपेरॉन के लिए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। एंड गुजारिश यही, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों। ओके, थैंक यू बच्चों।